नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी ग्रामर, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में। इनका अर्थ, वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और लोकोक्ति और मुहावरे का सामान्य हिंदी, अनिवार्य हिंदी या कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, उस संदर्भ में इस चर्चा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं, ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। उस दृष्टि से आपको इस चर्चा को सुनना चाहिए। हम इस संदर्भ में एक चर्चा पूर्व में कर चुके हैं लोकोक्ति और मुहावरे पर, जिसमें हमने लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, लोकोक्ति और मुहावरे में मुहावरे का भाषा में क्या महत्व है, क्या स्थान है, इस बारे में बात कर चुके थे। और कुछ लोकोक्तियों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग हमने आपको बताए थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में हम लोकोक्तियों के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, अगला पेज देखिए। इसमें लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है कि समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है। जिस प्रकार से अगर किसी का खेत है, खेत में फसल है और उस फसल को चिड़िया चुग गई है, तो फिर पछताने से क्या होगा। जो भी काम करना था वो पहले करना था, लेकिन जब चिड़िया चुग ही गई है तो पछताना क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा वह यह है कि समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है। इसका हम वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों और अभिभावकों की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहे हो, फेल हो गए हो, असफल हुए हो, ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगली लोकोक्ति है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दी। तो इसका अर्थ होगा, अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य, स्वार्थी लोग केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं, अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं। और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मालिक दिल्ली का है, इसलिए उसने आगरावासी को ही नियुक्त कर लिया। ये तो वही बात हुई कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि अधिकार प्राप्त होने पर केवल अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। ये होता है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, बार बार अपनों को ही लाभ पहुंचाए। अगली लोकोक्ति है, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। दीदा का मतलब यहाँ पर दृष्टि से है। तो देखिए, इसका अर्थ होगा, मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। अंधों के आगे रोना यानी कि उसको दिखाई नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में आप चाहे कितना ही रो, आप अपनी दृष्टि को खोओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे इसका अर्थ बनता है, मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसका वाक्यों में प्रयोग हम करेंगे, मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना है, अपना दीदा खोना है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो समझने वाला नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो वाक्यों में प्रयोग है, अर्थ तो इसका वही रहेगा जो है, लेकिन इस वाक्यों में प्रयोग में आपको स्वतंत्रता है।
आप अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाला वाक्यांश बना सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टके शेर खाजा। एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ हुआ, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता है। जहाँ राजा ही मूर्ख हो तो फिर सद्गुणी प्रजा का महत्व नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। इसका हम वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है। वहाँ तो कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टके शेर खाजा। अगली जो लोकोक्ति है, अक्ल के अंधे गांठ के पूरे। इसका अर्थ हुआ बुद्धिहीन किंतु धनवान। उसके लिए कहेंगे अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, कि बुद्धिहीन किंतु धनवान है। वाक्यों में प्रयोग है, सेठ जी तो अक्ल के अंधे हैं लेकिन गांठ के पूरे हैं, धनवान हैं। अगला, अति सर्वत्र वर्जेते, वर्जेत कि अति हर जगह वर्जित है, और इसका अर्थ होगा किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन हमेशा वर्जित होता है। इसका वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे हम कि अधिकांश बच्चे परीक्षा के समय रात दिन पढ़ते हैं और बाद में फिर बीमार पड़ जाते हैं। ये कहावत सही है कि अति सर्वत्र वर्जते। अगली जो लोकोक्ति है वह है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, और इसका उत्तर है, जो अर्थ है वो है कोई काम नियम कायदे से न करना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, कोई काम नियम कायदे या कि व्यवस्था से नियमानुसार न करना। उत्तर है इसका वाक्य में प्रयोग होगा, इस ऑफिस में तो जो जिसके मन में आता है वह वही करता है, इसी को कहते हैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। यानी कि असंतुलन व्यवस्था, जहाँ नियमों का पालन नहीं किया जाता और जहाँ कोई व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है, वहाँ की व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग होता है यहाँ पर। अगली जो लोकोक्ति है वह है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ है अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका अर्थ है अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। और वाक्य में प्रयोग होगा, तुम अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहे हो, अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगली लोकोक्ति है अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी कि अपनी इज्जत अपने हाथ। पगड़ी यहाँ पर किसका प्रतीक है? इज्जत का प्रतीक है। तो इसका जो सटीक अर्थ होगा वह है अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। उसे बनाना, उसे बिगाड़ना अपने ही हाथ में है। आप चाहें तो अपनी इज्जत बना सकते हैं, आप चाहें तो आप अपनी इज्जत बिगाड़ सकते हैं। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होगा, विवेक ने कमलेश से कहा आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। अर्थात अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी इज्जत बच जाएगी, अन्यथा यहाँ पर इज्जत खराब होगी। इस प्रसंग में कहा जा सकता है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ। अगला प्रश्न है, अगली जो लोकोक्ति है वह है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, या कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपने गुणों का बखान स्वयं करना, दूसरे ना करें। उत्तर होगा
इसका जो वाक्य में प्रयोग है वो इस प्रकार से होगा, रामू हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करता रहता है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि रामू तो हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। अगली जो लोकोक्ति है वह है अमानत में खयानत। देखिए इसका उत्तर होगा, किसी के पास अमानत के रूप में रखी हुई कोई वस्तु खर्च कर देना। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी के पास विश्वास में आकर कोई चीज़ रख दी सुरक्षा के लिहाज से, और जिस व्यक्ति की यहाँ रखी है उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वह खर्च कर देता है तो उसके लिए कहा जाएगा अमानत में भी खयानत करना। किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु खर्च कर देना, अमानत में खयानत कर देना है। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, अध्यापक ने हमें बताया कि अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं है। किसी दूसरे की चीज़ को अनधिकृत रूप से उपयोग में ले लेना, जो आपके पास उसने विश्वास के साथ रखी है, तो उस संदर्भ में हम कहते हैं कि अमानत में खयानत अच्छी बात नहीं है। अगली जो लोकोक्ति है वह है 80 की आमद 84 खर्च। जैसा कि इससे पता चल रहा है, स्वयं ये लोकोक्ति ही अपना अर्थ अभिव्यक्त कर रही है। और लोकोक्तियों के संदर्भ में ये विशेषकर देखा जाता है कि इनमें जो अर्थ है वो इन्हीं में निहित रहता है। बस थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक देखने की और विचार करने की ज़रूरत है। इसमें है, देखिए, आमदनी से अधिक खर्च करना। लोकोक्ति में क्या था, 80 की आमद 84 का खर्च। यानी कि 80 रुपये की तो आमद है, 80 रुपये की तो कमाई है एक दिन की, और उसमें से 84 रुपये आप खर्च कर रहे हो, अर्थात आमदनी से अधिक खर्च करना। यही 80 की आमद 84 की खर्च है। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि परवेज के तो 80 की आमद 84 का खर्च है, इसलिए उसके वेतन में घर का खर्च नहीं चलता है। यह इसका वाक्य में प्रयोग है। अगली जो लोकोक्ति है वह है अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो अर्थ है इस लोकोक्ति का वह है मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, आज अपना प्रवचन करते हुए स्वामी जी ने समझाया था कि जैसा करता है वैसा ही उससे उसका परिणाम मिलता है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी वाली बात ही जीवन में सत्य होती है। और इसी को कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगली जो लोकोक्ति है वह है असरफियाँ लुटे कोयलों पर मुहर। देखिए, एक नई सी जो इनमें जो उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी है जो हमारे दैनिक जीवन में कम इस्तेमाल होती है, व्यावहारिक रूप में कम इस्तेमाल होती है, इसलिए ऐसी लोकोक्तियों का अर्थ हमें याद कर लेना चाहिए। तो देखिए, असरफियाँ लुटे कोयलों पर मुहर। एक तरफ फिजूल खर्ची, दूसरी ओर एक एक पैसे पर रोक लगाना। यानी कि असरफियाँ लूटे कि एक तरफ तो आप असरफियाँ लुटा रहे हो, व्यर्थ में फिजूल खर्ची कर रहे हो, और कोयलों पर मुहर, और कोयले जैसी बेकार चीज़ पर मुहर लगा रहे हो, उन्हें कीमती मान रहे हो और खर्च नहीं कर रहे हो। यानी कि एक तरफ फिजूल खर्ची कर रहे हो, दूसरी ओर एक एक पैसे पर रोक लगा रहे हो। ये इसी के लिए है कि असरफियाँ लुटे कोयलों पर मुहर। वाक्य में प्रयोग है, सत्येंद्र रोज हॉस्टलों में शराब और जुए पर हजारों रुपए उड़ा देता है, लेकिन बेचारे कामगारों को उनका वेतन देने की बात आती है तो आनाकानी और बहानेबाजी करता है। इसे कहते हैं
एक ओर तो अशर्फियाँ लुटे, दूसरी ओर कोयलों पर मुहर। अगली जो लोकोक्ति है वह है आधा तीतर आधा बटेर। बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति है कि बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बनेगा, अरे ये क्या फैशन है। धोती कुर्ते के साथ हेट बूट, लगता है आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल जीवन में बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना। अगली जो पंक्ति है आ बेल मुझे मार। अगली जो लोकोक्ति है वो क्या है? आ बेल मुझे मार। इसका अर्थ होगा जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आ बेल मुझे मार यानी कि बेल जैसे जानवर से आगे होकर के उसको छेड़ करना, तो वो क्या करेगा? वो मारेगा ही सही। तो जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है व्यक्ति के साथ व्यवहार में कि वो जानबूझकर विपत्ति को मोल ले लेता है, जानबूझकर के विपत्ति को आमंत्रित कर लेता है। तो उसी को कहते हैं कि आ बेल मुझे मार। और इसका अगर वाक्य में अगर हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले जब इतने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया तो अब खर्च को रोना क्यों रोते हो? सचमुच तुमने तो आ बेल मुझे मार वाला ही काम किया है। तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हें पहले अपने कम अतिथियों को बुलाते, कम रिश्तेदारों को बुलाते, कम खर्च होता। लेकिन जब तुमने जानबूझ करके ही अधिक को बुला लिया और अब परेशान हो रहे हो, तो ये आपत्ति तुमने जानबूझ करके मोल ली है, जानबूझ करके उस आपत्ति को आमंत्रित किया है। इसी को कहते हैं आ बेल मुझे मार। अगली जो लोकोक्ति है वह है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि अत्यधिक कंजूस व्यक्ति, बहुत कंजूस होना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा उसका व्यवहार है। और इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना चाहें हम तो रामू एक सप्ताह से बीमार है पर खर्च के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। उसके लिए तो ये कहा जा सकता है, ये कहावत चरितार्थ होती है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि चमड़ी उतर जाए, कष्ट कितने ही सह लो लेकिन पैसा एक खर्च ना हो। ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहावत, ये लोकोक्ति चरितार्थ होती है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी का मतलब सिक्के से है, पैसे से है। अगली पहले पुराने ज़माने में प्रचलित जो पैसा था उसका नाम है अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। और एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति है कि एकमात्र सहारा, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा रामलाल के एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? यानी कि एकमात्र सहारा था वह भी चला गया। रामलाल के एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? यानी कि एकमात्र सहारे का जब छिन जाना होता है तो उसके कहते हैं अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य एकमात्र सहारा। अगली जो लोकोक्ति है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इसका अर्थ होगा संसार में व्याप्त विभिन्नताएं, कि ईश्वर प्रदत्त जो सुविधाएं हैं वह कहीं होती है और कहीं नहीं होती है। संसार इसका अर्थ हुआ कि संसार में व्याप्त विषमताएं या विभिन्नताएं। प्रकृति जो कि वाक्य में प्रयोग होगा, प्रकृति भी विचित्र है, असम में बाढ़ आती है और जैसलमेर में पानी की बूंद भी नहीं टपकती है। यही तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया।
आगे दूसरी लोकोक्ति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे यानी कि चोरी करने वाला साहूकार बन करके कोतवाल को यानी कि साहूकार को जो कि दोषी बताता है, यानी कि दोषी का निर्दोष पर, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, अर्थात उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, प्रशासन को दोष देने लगे हैं। प्रशासन को दोष देने लगे नहीं, कुछ नेताओं ने पहले तो सांप्रदायिक दंगा करवा दिया और फिर प्रशासन को दोष देने लगे, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगली जो लोकोक्ति है वह है अहर की टट्टी और गुजराती ताला। इसका अर्थ हुआ अनमेल प्रबंध व्यवस्था। अनमेल प्रबंध व्यवस्था। अहर की टट्टी और गुजराती ताला यानी कि अनमेल प्रबंध व्यवस्था। जहाँ पर अनमेल प्रबंध व्यवस्था होती है उसके लिए कहा जाता है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। वाक्य में प्रयोग है, घर में रखने को ढंग का फर्नीचर नहीं। घर में रखने को ढंग का फर्नीचर नहीं और 10,000 रुपये किराए का मकान ले लिया। यह तो वही हुआ कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी कि जो किवाड़ है वो तो टूटा हुआ है और उस पर बहुत महंगा अगर ताला भी लगा दिया जाए तब भी कोई अर्थ नहीं है। ये अनमेल प्रबंध व्यवस्था ही हुई, यानी कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। इस प्रकार हम अपनी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगली जो चर्चा है वह भी इसी विषय पर आधारित होगी, लोकोक्ति और मुहावरे का तीसरा भाग। धन्यवाद।